मेरा नाम काव्या है। भाई की शादी हुई तो मम्मी रात को उठकर भाई के कमरे की तरफ जाती और दरवाजे में बने छोटे से हॉल से कमरे में झांकती, फिर कानों को हाथ लगाते हुए वापस आ जाती। मुझे मम्मी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि माँ ऐसे अपने बहू बेटे के कमरे में क्यों झांकती है। जब मैं मम्मी को उनकी इस हरकत से रोकती और पूछती कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह भाई के कमरे में झांकने की, तब मम्मी की आंखों में आंसू निकल आते और वह अपने कांपते हुए हाथों को उठाकर कहती कि हे भगवान, मेरे बेटे को माफ़ कर देना, वह ऐसा नहीं है। फिर मुझसे कहती कि देखना, मेरी बहू पर भगवान का कहर होगा। मैं मम्मी की बात सुनकर कांप जाती और पूछती, मुझे तो कुछ बताइए, आखिर क्या बात है। तब मम्मी मुझे कुछ ना बताती और फिर उस दिन से मेरी माँ हर वक्त मुझे अपने साथ लगाए रखती, भाभी के पास भी नहीं जाने देती। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। अब मम्मी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन समय ने उन्हें इतना अवसर ही नहीं दिया और वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई। हाँ, मरने से पहले वह मुझे वसीयत करके गई थी कि अपनी भाभी से दूर रहना और रात को अपना कमरा अंदर से अच्छी तरह से लॉक करके सोना और अपनी भाभी को अंदर कमरे में तो बिल्कुल भी मत आने देना। अपनी भाभी के हाथ की दी हुई कोई भी चीज़ मत खाना, अपने हाथों से बनाना तब खाना, भाभी का बनाया हुआ खाना भी मत खाना। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली तन्हा रह गई थी। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और अपनी मम्मी की वसीयत मानना शुरू कर दी। मैं रात को अपना कमरा बंद करके सोती थी, दिन में भी ज़्यादातर अपने कमरे में रहती और कमरा अंदर से बंद रखती थी। लेकिन समझ नहीं आता था मेरी माँ यह सब कहकर क्यों गई थी। माँ को मरे हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक दिन भाभी अपने कमरे में दर्द से चिल्लाने लगी। मैं गलती से दरवाज़ा खोल के भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब भाभी ने दरवाज़ा बंद करके मुझे, मेरा नाम काव्या है, मेरा संबंध दिल्ली से है, हम 2 भाई बहन थे। मेरे पापा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, वह रिश्वत लेते हैं। मगर ऐसी बातें करने वाले यह क्यों नहीं सोचते कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें रिश्वत नहीं होता और सब इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों के गलत काम करने की वजह से हम इल्ज़ाम सबको देने बैठ जाते हैं। जहाँ बुरे लोग होंगे वहाँ अच्छे भी तो होंगे। मेरे पापा भी उन्हीं अच्छे लोगों में से एक थे। हर बेटी के लिए उसका बाप एक हीरो होता है, उसका आइडियल होता है। मेरे पापा भी मेरे लिए आइडियल थे, मेरे हीरो थे। मेरे पापा ने तो अच्छाई की मिसाल कायम की थी और साबित किया था कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। मेरी माँ बताती थी कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 19 साल थी और पापा की 20 साल थी और पापा बेरोजगार थे और नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मगर जहाँ भी नौकरी के लिए जाते तो वह यही कहते कि पहले तुम हमारा ख्याल करो, फिर हम भी तुम्हारे लिए कुछ सोचते हैं। और पापा यह कहकर उठ जाते कि भगवान की कृपा से ना मेरे बाप ने मुझे हराम खिलाया है और ना ही मैं अपनी औलाद को हराम खिलाऊंगा, इसलिए आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए। भगवान मुझे हलाल कमाई किस्मत में लिखा होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगी। तब वह इंटरव्यू लेने वाला आदमी इंसान हंसने लगता और पापा से उसने कहा कि इस दौर में हलाल कमाई करना आसान काम नहीं है। जहाँ भी चले जाओ रिश्वत दिए बगैर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। पापा ने कहा, मैं जो भी काम करूँगा वह बिना रिश्वत दिए और बिना रिश्वत लिए करूँगा और अगर नौकरी ना मिली तो मेरी किस्मत, मगर मैं आप जैसे लोगों की जेब में भरने के लिए कभी 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और यह कहकर पापा घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरी माँ ने कहा, परेशान ना हो, भगवान अच्छा ही करेगा, जो नसीब में लिखा है वह मिलकर ही रहेगा। पापा ने कहा, जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले रिश्वत के नाम पर कुछ ना कुछ मांगा जाता है। इंसान की काबिलियत की कोई नहीं देखता, मगर मैंने सोच लिया है जो भी नौकरी मिली मैं अपने भगवान को गवाह बनाकर अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो लोग यह कहकर मुझे ऑफिस से निकाल देते हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी कभी नौकरी कर ही नहीं सकते, उनको बता दूंगा कि भगवान की कृपा से अभी भी ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लिए बिना नौकरी करते हैं
और पापा ने इसी तरह कोशिश जारी रखी थी। और एक दिन वह घर लौट रहे थे जब रास्ते में दो लोग एक आदमी को घेर कर खड़े थे और रुपए पैसे वगैरह छीन रहे थे। सब आसपास से गुजर रहे थे मगर किसी ने भी उस आदमी की मदद नहीं की। तब पापा ने बड़ी होशियारी से उन दोनों को चोरों के पीछे उन किसी चीज से उनके सरों पर हमला कर दिया था। सब अचानक हुआ था कि वह दोनों कुछ भी समझ नहीं पाए थे और सर पकड़कर रह गए थे। तब वह आदमी जिसको वह दोनों लूट रहे थे उसने अपनी गाड़ी से मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच गई और उन दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया। तब उस आदमी ने पापा का धन्यवाद किया कि कितने लोग यहाँ से गुजर रहे थे मगर किसी ने खुद को खतरे में नहीं डाला, मगर तुमने मेरी मदद की। जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं, भगवान की कृपा से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस आदमी ने मेरे पापा से कहा कि आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। पापा ने कहा मैंने आपकी मदद की है, मुझे इसका बदला नहीं चाहिए। उस आदमी ने कहा कि तुम सच में खुददार और बहुत ही अच्छे आदमी हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर पापा घर आ गए। कुछ दिनों बाद पापा को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और जब पापा का नंबर आया तो वह आदमी पुलिस यूनिफॉर्म पहने कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने पापा को देखा तो हैरान हो गया और कहा, देख लो, इसको कहते हैं किस्मत। में जानता हूँ तुम एक खुददार आदमी हो। अगर मैं तुम्हें यह नौकरी दे दूँ तो तुम समझोगे कि मैं तुम्हारा एहसान के बदले यह नौकरी दी है। पापा ने कहा कि पुण्य भूलने के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो पुण्य को याद रखते हैं उसके अंदर यह इच्छा पैदा होने लगती है कि वह दूसरों को अपना एहसानमंद होते देखना चाहते हैं। अगर मैं इस नौकरी के लिए काबिल हूँ तो ठीक, वरना मुझे इजाज़त दीजिए। अब उस पुलिस वाले आदमी ने कहा, ठीक है, अगर तुम काबिल हुए तो तुम्हें डिपार्टमेंट वाले कॉल करके बता देंगे। उसके बाद पापा घर आ गए और 1 महीने के बाद पापा को लेटर मिला और उनको पुलिस में नौकरी मिल गई। जिस दिन पापा ने ज्वाइनिंग देनी थी उसी दिन वही पुलिस वाला जो खुद बहुत अच्छी पोस्ट पर था, उसने पापा से कहा कि तुम इस नौकरी के लिए काबिल थे, इसलिए आज यहाँ हो, इसको एहसान मत समझना। उस दिन मेरे पापा बहुत खुश हुए थे और समय यूं गुजरता रहा। भाई की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्हें भी एक बैंक में जॉब मिल गई। हम सबकी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। पापा की सर्विस खत्म होने में 1 साल रह गया था। पापा ने मेरा रिश्ता भी कर दिया था और भाई का भी रिश्ता भी अपने एक दोस्त के घर तय कर दिया था। बस शादियाँ करना बाकी थी। पापा के इतने समय की सर्विस ने पापा ने घर जायदाद कुछ भी नहीं बनाया था। पापा के पास जो मोटरसाइकिल थी वह भी नौकरी से पहले ही की थी। पापा कहते थे जितनी मेरी तनख्वाह है उसे खाने को 2 समय की रोटी मिलती रहे, वही बहुत है। एक दिन पापा ड्यूटी पर थे, उन्होंने हाईवे पर नाका लगाया। जब उनके सामने कुछ लोग ज़बरदस्ती कुछ औरतों और बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे और पुलिस के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। पापा ने जब चेकिंग के लिए उन्हें रोका तो पापा के साथ ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने कहा कि आप इन्हें जाने दें, यह लोग मेरी जान पहचान वाले हैं। पापा ने कहा कि मुझे यह लोग कुछ गलत लग रहे हैं, इसलिए इनकी चेकिंग करना ज़रूरी है। पापा को अपने ऑफिसर की बात पर शक हो गया था। उन्होंने पहले ही अपने सीनियर ऑफिसर को खबर कर दी थी। उनमें से एक औरत ने पापा को इशारे से हाथ जोड़ते हुए मदद मांगी। पापा ने आदमियों से कहा कि आप सब लोग गाड़ी से बाहर निकले, मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। वह अगवा करने वाले लोग पापा से उलझने लगे और कहने लगे, प्लीज़ हमें जाने दें, हमें बहुत जल्दी है। पापा ने कहा, तुम लोग इन औरतों और बच्चों को जाने दो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मगर वह नहीं माने। जब दूर से पुलिस की गाड़ी दूसरी गाड़ी आती दिखाई दी तो वह लोग ज़बरदस्ती भागने लगे। जब पापा ने एक आदमी को पकड़ लिया, उस आदमी का साथी उसे वहीं छोड़कर भागने लगा। जब पापा ने भागने वाले आदमी पर फायर कर दिया और वह वहीं मौके पर मर गया। और जिस आदमी को पापा ने पकड़ा हुआ था उस आदमी ने बड़ी फुर्ती से पापा की पिस्टल खींचकर पापा पर गोली चला दी। इससे पहले कि वह आदमी गाड़ी लेकर भागता, दूसरी तरफ से पुलिस पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे भागने वाले किडनैपर को पकड़ लिया। पापा को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक मेरे पापा दुनिया से जा चुके थे। लेकिन जाते जाते भी पापा बयान दे दिए थे कि मेरे साथ ऑन ड्यूटी ऑफिसर किडनैप के साथ मिला हुआ है। और फिर जो पुलिस ऑफिसर पापा के साथ ऑन ड्यूटी मौजूद था उसे भी हिरासत में ले लिया गया।
और जब मामले की तह तक पहुंच गया तो पता चला कि जो आदमी पापा के साथ ऑन ड्यूटी था वह तो खुद किडनैपर से मिला हुआ था। मगर अफसोस पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे पापा शहीद हो चुके थे। पापा के जाने के बाद हम सब पर एक क़यामत टूट पड़ी थी। मम्मी ने हम बहन भाई को बहुत मुश्किल से संभाला था। पापा के जाने का दुख मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं बीमार रहने लगी थी। मम्मी और भाई मुझे बहुत समझाते कि यह दुनिया है, सबको एक दिन यहाँ से चले जाना है, तुम खुद को संभालो। देखो ना, तुम्हारी वजह से मैं और माँ ने भी खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। मगर मुझे कुछ होश नहीं था। भाई रोते हुए कमरे से निकल गया। मम्मी ने कहा, काव्या बेटी, हमारी नहीं तो अपने पापा की खातिर संभल जाओ। तुम्हारे पापा की आत्मा को कितना दुख होता होगा। तब मैंने कई दिन बाद थोड़ा सा खाना खाया था। यूं ही 1 साल गुजर चुका था। एक दिन मम्मी ने कहा कि तुम्हारा भाई कुछ परेशान सा है, तुम पूछो, वह तुमसे कोई बात नहीं छुपाता है। भाई घर आए तो सीधे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद माँ ने कहा, जाओ अपने भाई से पूछो कि खाना खाया या नहीं। मैं भाई के कमरे में गई और भाई से कहा कि मम्मी आपको बुला रही है। भाई ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने कहा, भाई क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। भाई ने कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, आराम करूँगा। और उस दिन पहली बार भाई ने मुझसे झूठ बोला था। कुछ तो ज़रूर था जो भाई के चेहरे से साफ न जाहिर हो रहा था। लेकिन भाई बता नहीं रहे थे कि काफ़ी दिनों से माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। भाई बाहर जा रहे थे। मैंने कहा, भाई माँ कुछ ठीक नहीं है, आप माँ को डॉक्टर को दिखा दें। भाई ने कहा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है, फिर किसी दिन डॉक्टर को दिखा दूंगी। तुम माँ को तब तक दर्द की दवा खिला दो, उसके खाने से माँ की तबीयत अच्छी हो जाएगी। भाई के जाने के बाद मैं हैरान हो गई कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। भाई पहले तो ऐसी बात नहीं करते थे, अब तो जब भी बात करो उखड़े उखड़े से शब्दों में जवाब देते हैं। फिर एक दिन भाई को कहीं पार्टी में जाना था। भाई ने मुझसे कहा कि काव्या मेरे नए वाले कपड़े प्रेस कर देना, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैं और कामों में बिजी रही। जब भाई घर आया और कहा कि काव्या मेरे कपड़े मेरे कमरे में रख दो, तब मैं किचन में थी, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी। और भाई ने जब बाहर आकर देखा तो कपड़े नहीं रखे थे। मैं खाना बना रही थी जब भाई इतने गुस्से में आकर बोले, बहरी हो गई है क्या, आवाज़ सुनाई नहीं देती, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा, भाई वो तो मुझे याद नहीं रहा, प्रेस करना भूल गई थी। भाई ने कहा, बाकी सब काम याद है, खाना क्या बनाया है, मगर याद नहीं है तो बस यही कि जो मैंने तुमसे कहा था। मैंने कहा, भाई कसम से मुझे याद नहीं रहा, आप जानते हैं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई गुस्से से बोलते हुए घर से बाहर निकल गए। मैंने माँ से कहा, भाई को क्या हुआ है, क्यों इतने नाराज रहने लगे हैं। माँ ने कहा, कुछ नहीं, वैसे ही अपने काम की वजह से परेशान होगा, तुम टेंशन मत लो, घर आएगा तो मैं खुद बात करूँगी। पापा के जाने के बाद घर में बहुत अजीब सा माहौल हो गया था। भाई बात बात पर मुझसे और माँ से उलझ पड़ते थे। हालांकि पहले तो भाई ऐसे नहीं थे। हमारी छोटी सी तकलीफ पर भी भाई अपना काम छोड़कर आ जाते थे। माँ बीमार पड़ी बुखार में तप रही थी, मगर भाई को परवाह नहीं था। ना जाने हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई थी कि हमारे घर की खुशियाँ हमसे रूठ गई थी। मैं खुद माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। मैं भाई को कॉल करके माँ की तबीयत का बताया कि डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ, आप आ जाएं। तो भाई कहने लगे, मैं बिजी हूँ, तुम माँ को लेकर घर चली जाओ। भाई से बात करते समय मुझे किसी और की आवाज़ आई थी, जिसे पहचानने में मुझे देर नहीं लगी थी, और वह आवाज़ मेरी मामी की थी। भाई ये क्या कर रहे थे और मुझसे झूठ क्यों बोला भाई ने। भाई तो जानते थे कि मामा और मामी ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया था, वह तो हमें अच्छा ही नहीं समझते थे। पापा के जाने के बाद भी कभी आकर हमारी खबर नहीं ली थी, बल्कि एक दिन हमारे घर आकर मामा और मामी ने मम्मी से 2 लाख मांगे थे। माँ ने कहा कि इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो मामा कहने लगे, क्यों, तुम्हारे पति तो पुलिस में थे और पुलिस वाले को तो ऊपर की कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। माँ ने कहा, बस बहुत हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं भैया कि उन्होंने कभी हराम का 1 पैसा नहीं कमाया है। और आप क्या जानते हैं हलाल और हराम में क्या अंतर होता है। आपको तो बस पैसों से मतलब है। आपने तो खुद सारी ज़िंदगी पत्नी के आगे पीछे घूमने में गुजार दी और दूसरों को धोखा देने में गुजार दी। मामा हमें भला बुला कहते हुए चले गए थे और तब से मामा ने हमारे घर पर आना ही छोड़ दिया था। और आज भाई उन्हीं के घर बैठा था।
मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा हो सकता है यह मेरा वहम होगा। मेरा भाई, वह भाई कभी हम पर जान देता था, वह हमसे बेगाना सा लगने लगा था और इस टेंशन में मेरी माँ बीमार पड़ गई थी। कुछ दिनों में माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो भाई ने एक दिन आकर कह दिया कि मामी की भतीजी रानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। रानी मेरी मामी की भतीजी थी। मामी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपनी भतीजी को अपने पास रखती थी। माँ ने कहा तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त की बेटी से तय कर दिया था और तुम्हें बता भी गए थे और उस समय तुम राजी भी थे। अब कैसे अपने बाप की बात को झुठलाने लगे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी। आज ही जाकर उनसे शादी की तारीख ले आती हूँ। वह कब से इंतजार में है, कई बार पूछ चुके हैं कब तक शादी की तैयारी करें। मैं अब और देर नहीं करूँगी। उस समय तुम्हारे पापा ने जो भी किया था तुम्हारी मर्जी से किया था, मगर मेरे भाई ने साफ कह दिया कि मुझे मामी की भतीजी रानी से ही शादी करनी है। अगर आप साथ नहीं गई तो फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होंगी। मैं रानी से शादी का वादा कर चुका हूँ और मामी भी राजी हैं और मामी का भाई और भाभी भी राजी हैं। मामी तो कहती हैं कि अपनी माँ को लेकर आओ, वह तो आपकी राह देखते हैं। आपसे कितना प्यार है और आपको कितना सम्मान देती हैं और पता नहीं आप मामी को अच्छा क्यों नहीं समझते। माँ ने कहा ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। तुम जानते हो तुम्हारी मामी अलग तबीयत की मालिक है। उसने ना जाने कितने किस्से पूरे खानदान में मशहूर हैं। लोग उससे दूर भागते हैं और तुम हो कि उस घर में रिश्ता जोड़ना चाहते हो। कल को तुम्हें पछताना न पड़े। फिर मत कहना कि मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं था। भाई ने कहा आपको नहीं चलना मेरे साथ तो ना चले, लेकिन इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई की बातें सुनकर मैं और माँ परेशान थे। मेरी माँ की आंखें दूर तक देख रही थी। उन्हें अपने घर का विनाश होता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। कहाँ हमारा इतना हंसता खेलता घर था, मगर अब घर में अजीब सा माहौल रहने लगा था और दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। उधर पापा ने भाई का जहाँ रिश्ता तय कर दिया था, वह लोग बार बार शादी का जोर डाल रहे थे, लेकिन मम्मी उन्हें क्या जवाब देती। और एक दिन तो हद ही हो गई जब वह लोग घर आ गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे। बोली कि बहन जी अब जल्द से जल्द शादी कर लो, हम कब तक अपनी लड़की को घर पर बैठा कर रखेंगे। और मम्मी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से अब शादी नहीं कर सकता, वह किसी और को पसंद करने लगा है। यह सुनकर वह लोग बहुत दुखी हुए थे, साथ ही साथ नाराज भी थे कि आपने सही नहीं किया। हम कब से आपके रिश्ते पर बैठे हुए हैं। हमारी बेटी तो पूरी टूट कर रह गई है। वह तो राहुल के नाम से ही जी रही है, उसी को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी है। लेकिन मेरी माँ क्या कर सकती थी। यह सब सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा भाईजान हमें माफ कर दो, हम मजबूर है। अगर हम जबरदस्ती राहुल को शादी के लिए मना भी ले, लेकिन अगर बाद में उसने रिंकी को छोड़ दिया फिर क्या होगा। उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और फिर भाई ने अपनी मर्जी से मामी की भतीजी रानी से शादी कर ली थी। माँ ने भाई को बहुत समझाया था, मगर वह नहीं माने और अपनी जिद पूरी कर ली। मामी की भतीजी रानी बहुत ही तेज तरार और बहुत ही चालाक लड़की थी। भाई के सामने तो बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से बातें करती थी, मगर जैसे ही भाई घर से चले जाते तो भाभी का व्यवहार मेरी माँ के साथ बहुत ही अजीब हो जाता। मगर मैंने जो बात नोट की थी वह बड़ी अजीब थी। अब माँ रोज रात को भाई के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकती थी। मुझे माँ की ये हरकत बुरी लगती थी। जो भी हुआ था हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था और भाई भाभी की पर्सनल लाइफ में हमें दखल नहीं देना चाहिए था। मैं माँ से पूछती तो वह मुझे कुछ न बताती, मगर मेरी मासी का वह हर बात बताती थी और उनसे कहती कि तुम जल्द से जल्द आ जाओ। मासी मेरी सगी मासी नहीं थी, मेरी माँ की सहेली थी, लेकिन सगी बहन की तरह ही आपस में दोनों में प्यार था। और उनके बेटे से मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। वह विदेश में रहते थे। मेरी माँ हर समय परेशान रहती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती कि हे भगवान मेरी बेटी को माफ़ कर दे, वो निर्दोष है। और वह मुझे कहती कि तुम्हारी भाभी रात को जो हरकतें करती है तुम देखना, एक दिन उसके ऊपर भगवान का कहर टूटेगा। मैं माँ की बात सुनकर कांप जाती थी। अब भाई की कई दिनों से भाई को इस बात पर मना करती थी कि अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दो, और भाई तो वैसे भी वही कह रहे थे
जो भाभी चाहती थी। भाई ने माँ से कहा कि काव्या के लिए यह रिश्ता बहुत अच्छा है, मगर माँ ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी बहुत पहले ही अपनी सहेली के बेटे से तय कर चुकी हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी ने अंधा कर दिया है। तुम्हें तो अपनी माँ और बहन नजर ही नहीं आती। तुम अंधे हो गए हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी पत्नी का भाई अब नॉर्मल है। वह मेरी फूल जैसी बच्ची की लायक नहीं है। अब मेरी बेटी से दूर रहो। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी फूल जैसी बच्ची तुम्हारी पत्नी के कामों के बोझ तले दब गई है। तुम्हारी पत्नी सारा दिन कमरे में पता नहीं क्या करती रहती है। घर का कोई काम नहीं करती है। मैं बीमार हूँ, मुझे संभाले या तुम्हारी पत्नी को संभाले। भाई ने कहा बस करी माँ, आप तो शुरू से ही रानी के खिलाफ थी। आप इसलिए इस तरह की बातें करती हैं। माँ ने कहा अभी भी समय है, संभल जाओ वरना बाद में बहुत पछताओगे। भाई ने माँ की बातें अनसुनी कर दी और कमरे से बाहर चले गए। मेरी माँ हर समय मुझे अपने हाथ रखती थी, अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिखती थी। जरा भी इधर उधर हो जाती तो माँ परेशान हो जाती। माँ फोन करके अब सुनीता मासी को अपने पास बुलाने की जिद करती थी कि सुनीता अब तुम आ जाओ और अपनी अमानत अपने साथ ले जाओ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं मेरे बाद यह लोग मेरी बच्ची के साथ क्या करेंगे। सुनीता मासी ने विश्वास दिलाया था कि मैं जल्द ही इंडिया आ रही हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। माँ की यह बेचैनी देखकर मैं बहुत हैरान होती थी। भाभी के करीब भी नहीं जाने देती थी। अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और उन्हें मेरी शादी की चिंता और भी तेजी से सताने लगी। लेकिन समय इतना अवसर ही नहीं दिया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ वसीयत करके मरी कि अपनी भाभी से दूर रहना और रात को कमरा लॉक करके सोना और अपनी भाभी को कमरे के अंदर बिल्कुल भी मत आने देना जब तक कि तुम्हारी सास नहीं आ जाती। तुम्हें बहुत सावधान रहना है। मैं ऐसा ही करती रही। अभी माँ को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था जब एक दिन अचानक भाभी दर्द से चिल्लाने लगी। मैं गलती से दरवाजा खोलकर भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन फिर मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे अंदर जाते ही भाभी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़ी अजीब आवाज़ में कुछ पटक कर मेरे ऊपर फूंकना शुरू कर दिया। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी थी कि अचानक मैं अपनी मासी से टकरा गई। मासी के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उसने कहा घबराओ नहीं, अब मैं आ गई हूँ। उस बूढ़ी औरत ने भी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तभी भाभी अजीब सी आवाज़ में कहने लगी, बूढ़ी औरत क्यों मेरे हाथों मरना चाहती है? चली जा यहाँ से। और काव्या तेरी शादी तो मैं अपने भाई से ही करवा कर रहूँगी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस समय भाई भी घर पर आ गए थे। भाई ने अब सब जान चुके थे। वह बूढ़ी औरत, उसने एक गोल घेरा बनाया और मुझे, मासी और भाई को एक ताबीज़ पकड़ा दिया और कहा इसे छोड़ना मत, और ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ने लगी। भाभी अभी अजीब आवाज़ में उस औरत से कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे मेरी बुआ ने जो कहा था मैंने वही किया है। मगर वह बूढ़ी औरत कुछ पढ़ कर मेरी भाभी पर फूंकती ही जा रही थी और कहने लगी, काव्या की माँ को मारने वाली यही औरत है ना? उन्हें कोई बीमारी नहीं था। इस लड़की ने ही ताबीज़ों के जरिए उनकी जान ली है। इसलिए नींबू को काटकर उसमें ताबीज़ रखकर सुइयां लगाई गई है और उस नींबू का रस लेकर अपने पति को पिलाती रही। उसके दिल और दिमाग को बंद कर दिया गया ताकि अपने घर वालों से नफरत करे और इससे मोहब्बत करे। अचानक भाभी रोती हुई भाई के कदमों में बैठ गई और हर बात बताने लगी। असल में मेरी मामी पूरे खानदान में जादूगरनी मशहूर थी। उन्होंने जादू टोना के जरिए मेरे भाई को अपने बस में किया और फिर अपनी भतीजे से शादी करवा दी। मेरी भाभी रोज़ रात को कमरे में एक ताबीज़ चलती थी ताकि मेरे भाई उनकी मुट्ठी में रहे और इस घर पर सिर्फ मेरी भाभी की हुकूमत हो। बस मासी ने आने में देर कर दी। काश वह मेरी माँ के मरने से पहले आ जाती, मगर आज वह घर आई तो सब सच्चाई खुल चुकी थी। भाई ने उसी समय अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब भाई रो रहे थे। मासी मेरे पास बैठी थी। मासी ने कहा, बस अब सब ठीक हो गया है, तुम परेशान ना हो। मैं मासी के गले लगा कर रो रही थी। हमारे अपनों ने क्या क्या जुल्म किए थे, क्या मिला उनको मेरी माँ को मुझसे छीनकर, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने और मैंने उन लोगों का यूं मेरे अपनों को मुझसे छीनने। फिर मैं मासी से पूछा कि आपको यह सब कैसे पता चला? तब मासी ने बताया कि तुम्हारी माँ यह हकीकत जान गई थी। उसने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था, मगर टिकट देर से मिलने की वजह से मैं समय पर आ न पहुँची। भाई अभी तक रो रहे थे, मगर अब समय गुजर चुका था, लेकिन उसमें
भाई का भी दोष नहीं था। यह जादू इंसान को उसके बस में नहीं रहने देता। इंसान वही करता है जो जादू टोना वाले कहते हैं। भाई ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने भी भाई को माफ़ कर दिया था, क्योंकि भाई तो निर्दोष था। उनका कोई दोष नहीं था। हमें तबाह करने वाले तो मेरे मामी और उनकी भतीजी थी। और फिर कुछ समय बाद रानी का एक एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर ही मर गई थी। रानी के गम में मामी पागल हो चुकी थी और मामा के कारोबार भी डूब गया था। ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। जहाँ मेरे पापा ने भाई का रिश्ता तय किया था, वह लोग अब भी अपनी बेटी सीता की शादी मेरे भाई के साथ करने के लिए राजी थे, क्योंकि उनकी बेटी मेरे भाई राहुल से प्यार करती थी और उसने कहीं दूसरी जगह शादी करने से साफ मना कर दिया था। सीता राहुल भाई के प्यार में दीवानी थी और वह अब भी राहुल भाई से शादी करने को तैयार थी। मेरी मासी ने भाई की शादी वहाँ करवा दी। मेरी सीता भाभी बहुत ही अच्छी थी। फिर कुछ दिन बाद मेरी मासी भी मुझे शादी करके अपने घर ले गई थी। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मामी अब पागल हो चुकी थी और वह गलियों में इधर उधर भटकती रहती थी और मामा चारपाई से लगे रह गए थे। अपने किया की सज़ा उन्हें मिल गई थी। आखिर में बस इतना ही कहना है कि इंसान ऐसे गलत काम करते हुए यह क्यों भूल जाता है कि वह जो भी कर रहा है वह पलटकर उसी की तरफ आएगा। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।